नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अभी हाल ही में एक की गई रिसर्च और स्टडी के अकॉर्डिंग इंसान के द्वारा धरती को एक वेरी क्रिटिकल और क्राइसिस की कंडीशन पर पहुंचा दिया है। अभी हाल ही में जो रिसर्च की गई है उसके अनुसार धरती का 60% जो हिस्सा है वो डेंजरस कंडीशन में पहुंच चुका है। और इस वजह से ये चिंताएं काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर जो धरती है उसके लिए और अर्थ के लिए साइंटिस्ट के द्वारा वार्न की गई है। यानी साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया है कि जो इकोलॉजिकल लिमिट है वो पार हो चुकी है और इसके साथ धरती की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है कि 60% से ज़्यादा जो है धरती का पार्ट है वो डेंजरस कंडीशन में पहुंच चुका है। और इसके साथ का साइंटिस्ट के द्वारा अभी हाल ही में जो एक स्टडी की गई है उसके अनुसार 60% से अधिक भूमि को यानी 60% जो अर्थ का पार्ट है उसे एक जोन ऑफ इंक्रीजिंग रिस्क में रखा है। इसके अलावा बाकी जो पार्ट है उसे हाई रिस्क जोन में रखा है अपने इस डेटा के इस स्टडी के अकॉर्डिंग। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं कि आखिरकार धरती है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक कंडीशन में पहुंच चुकी है और इससे कहीं ना कहीं इंसानी जीवन पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी और वो भी एक समाप्ति की कगार पर पहुंचने वाला है। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो अभी हाल ही में साइंटिस्टों के द्वारा एक स्टडी किया गया था और उस स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया कि अर्थ का जो नेचुरल सिस्टम है वो अब डेंजरसली जो है इसके ब्रेकिंग डाउन के कगार पर पहुंचने वाला है। वो वजह यही है कि जो इंसानी गतिविधियां हैं जैसे कि फॉरेस्ट को काटना, इसके अलावा एक्सपेंडिंग फॉर्म्स यानी खेतीबाड़ी को बढ़ाना, इसके साथ जो सिटीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं इस टाइम पर कि जो बायोडाइवर्सिटी है, इसके अलावा जो इकोलॉजी है उसे जो समाप्ति करते जा रहे हैं। और इसके साथ यहाँ पर नई स्टडी की गई है उसने पूरी तरीके से दिखाया है कि 60% जो धरती है वो सेफ जोन से बाहर जाती हुई नज़र आ रही है और इससे कहीं ना कहीं नेचर जो है फंक्शनली नॉर्मल तरीके से दोनों को बैलेंस नहीं कर पाएगा। यानी जिस तरीके से इंसानी गतिविधियां धरती के लिए खतरनाक होती हुई जा रही हैं, इंसानी गतिविधियों की वजह से धरती जो है धरती का 60% जो पार्ट है वो 60% धरती है वो जो सेफ जोन के कंडीशन में आती थी, सेफ जोन की स्थिति में आती थी, अब वो सेफ जोन की स्थिति से जो है बाहर जाती हुई नज़र आ रही है। अब इसे कहने की धरती जो है अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगी दोनों कंडीशन में और ये कहने की काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है। अब यहाँ पर सेफ जोन का क्या मतलब है? तो सेफ जोन जो है एनवायरमेंटल जो लिमिट्स हैं धरती की अपनी नेचुरल जो सिस्टम है उसे स्मूथली जो है बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आसानी से हैंडल कर लेती थी, उसे स्मूथली जो है उसके बगैर जो अब जिस तरीके से कंडीशन होती जा रही है उसमें इस तरीके से अब वो प्रॉब्लम्स को अर्थ जो है सेल्फली हैंडल नहीं कर पाएगी। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है भारत की जो भारत के साथ अर्थ की जो बायोस्फीयर जो इंटीग्रिटी है, एक जैव विविधता और अखंडता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ इसका मतलब है कि जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और इसके साथ नेचुरल जो प्रोसेस है वो अब जो है प्लेनेट पर पूरी तरीके से स्टेबल नहीं रहने वाला है। इसके साथ इसके प्लांट्स हैं और एग्जांपल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है जो वाटर और नाइट्रोजन और इसके साथ अर्थ को एक एक जगह पर जो पूरी तरीके से बैलेंस रखती है। अगर ये साइकिल जो है ये जो चक्र है, अगर ये चक्र जो है डिस्टर्बेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं अर्थ जो है खुद को बैलेंस नहीं रख पाएगी। यानी जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का जो चक्र है जिसमें श्वसन आता है इसके साथ और जो बैलेंस है वो कार्बन को और पानी को इसके साथ नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए अर्थ के द्वारा अपनाया जाता है। अगर ये सर्कल जो है पूरी तरीके से डिस्टर्बेड हो जाता है तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन में अर्थ अपने आप को जो है बैलेंस नहीं कर पाएगी। अब किस प्रकार की मानवीय गतिविधियों के कारण जो बायोस्फीयर इंटीग्रिटी है उस पर इतनी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में वो पहुंच चुकी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो दिक्कतें हैं उनमें सिटीज़ एंड फार्म्स का एक्सपेंडिंग है। यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिटीज़ और जो खेती है वो बढ़ती जा रही है। इसके साथ यहाँ पर फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। इसके साथ ड्रेनिंग जो वेटलैंड्स हैं जो आर्द्रभूमि है उन्हें सबसे ज़्यादा जो खत्म किया जा रहा है। इसके साथ जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही हैं और इसके साथ जो लॉट ऑफ प्लांट्स हैं
और वो फूड है, एनर्जी है, मटेरियल्स है, जो बायोमास है उसके यूज़ में, तो काफ़ी ज़्यादा इन सभी का ह्रास होता हुआ नज़र आ रहा है। और इन सभी के डिस्टर्बिंग से कहीं ना कहीं नेचुरल जो फ्लो है कार्बन का और वाटर का, नाइट्रोजन का, ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता हुआ जा रहा है। इसके साथ बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। इंपॉर्टेंट जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं लाइक पॉलिनेशन हो गया, वाटर क्लीनिंग हो गई, इन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्रास होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ लूज ऑफ वेटलैंड्स, इंक्रीजिंग फूड एंड वाटर पॉल्यूशन रिस्क यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यानी वेटलैंड्स को ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। इसके साथ फूड एंड वाटर जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की रिस्क है, और धरती की इस तरीके की क्रिटिकल कंडीशन में पहुँचने की वजह है वो अपने आप में बहुत बड़ी मेजर हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पर फॉरेस्ट कटिंग, ये कहीं ना कहीं कार्बन को स्टोर करने की जो कैपेबिलिटी है उससे कहीं ना कहीं ख़त्म कर देती है। तो इससे कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियाँ मानव की कहीं ना कहीं बायोस्फीयर इंटेग्रिटी है उस पर काफ़ी ज़्यादा उसे एक डेंजरस कंडीशन में पहुंचा देती है। अब मूलतः इस नई स्टडी में वैज्ञानिकों के द्वारा फोकस किया गया है, खासतौर पर जर्मन एंड ऑस्ट्रेलिया, इनके द्वारा पब्लिश किया गया है एक जर्नल है, और वन अर्थ इस तरीके से एक जर्नल है, उसमें इस नई स्टडी को पब्लिक किया गया है। और इसमें डाटा है वैज्ञानिकों के द्वारा करीबन 1600 वर्षों तक का डाटा इसमें देखा गया है। और इसमें देखा गया है कि प्लेनेट में लाइफ, जो लोगों की ज़िंदगी है वो किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से जी रहे हैं लोग, और इसके साथ रिस्क वो कितनी ज़्यादा इकोसिस्टम के साथ जो किस प्रकार की जो रिस्क है वो फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बायोमास मेन, यहाँ पर प्लेनेट्स का जो एनर्जी है और ह्यूमंस हैं वो कितना यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से वैज्ञानिकों के द्वारा फोकस किया गया। और अपने स्टडी में करीब 1600 वर्षों तक का डाटा उनके द्वारा कलेक्ट करके उस पर स्टडी किया गया सन 1600 तक का। और यहाँ पर इकोसिस्टम रिस्क का मतलब है कि यहाँ पर साइकिल ऑफ कार्बन एंड वाटर नाइट्रोजन हैज़ बीन अपसेट। यहाँ पर जो साइकिल है, यानी जो चक्र है कार्बन और एंड वाटर, इसके साथ नाइट्रोजन का, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अपसेट होता दिख रहा है। और इसके साथ इस में यहाँ पर 37% जो लैंड थी वो ऑलरेडी आउटसाइड थी, यानी सेफ जोन से बाहर थी सन 1900 में। और उस टाइम पर 14% जो है भूमि थी वो हाई रिस्क पर थी, लेकिन सन 2025 में आकर के 60% जो भूमि है वो आउट ऑफ सेफ जोन पहुंच चुकी है। इसके साथ 38% जो भूमि है वो हाई रिस्क पर पहुंच चुकी है। यानी यहाँ पर इस कंडीशन को देखिए, यानी सन 1900 में जो भूमि थी यहाँ पर उससे ज़्यादा जो है हाई रिस्क पर पहुंच चुकी है। और इसके साथ आउटसाइड जो सेफ जोन थी वो यहाँ पर 60% एक्स्ट्रा इंक्रीज हो चुकी है। यानी यहाँ पर इस तरीके की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं अर्थ की जो धरती है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा डैमेज करती है ओवर यूज़ होने के कारण। यानी यहाँ पर इंसान के द्वारा धरती को इतना ज़्यादा मानव के द्वारा यूज़ किया जा रहा है, और यूज़ करने की वजह से उसकी जो संरक्षण है, उसका जो जैव विविधता है, उसका संरक्षण न करने की बजाय मानव अपनी जो है आवश्यकताओं पर जोर दे रहा है, और उसकी खुद की आवश्यकताओं पर जोर देने की वजह से कहीं ना कहीं इस इतनी बड़ी जो है धरती पर संकट आ चुका है। और इसे कहीं ना कहीं फ्यूचर में इस तरीके की गतिविधियां आपको देखने की मिलेंगी कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी है वो पूरी तरीके से एंड होता नजर आएगा। और एक बार जब जैव विविधता का सिस्टम अगर फेल होता है तो कहीं ना कहीं इंसानी जीवन भी संकट में आ जाएगा। अब यहाँ पर किस तरीके से कौन कौन से क्षेत्र हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं, कौन कौन सा जो कॉन्टिनेंट है वो इफेक्टेड है, तो इसमें यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका इसके साथ मोस्ट अफेक्टेड है। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट कटिंग के कारण यहाँ पर अर्लियर जो है इतनी ज़्यादा यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है हो चुका है। और फॉरेस्ट और ग्रासलैंड आर टर्न इनटू द फार्म्स, यानी जो जंगल है और जो ग्रासलैंड्स है, जो घास की जो भूमि है, उन्हें इंसानों के द्वारा यहाँ पर फॉर्म्स में, इसके साथ सिटीज़ और रोड में, वेटलैंड, इनमें डिस्ट्रॉय करके पूरी तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इस वजह से कहने की काफ़ी ज़्यादा यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये इतना ज़्यादा खतरनाक क्यों है, तो यहाँ पर प्लेनेटरी जो बाउंड्रीज हैं, फ्रेमवर्क है, अगर ये पूरी तरीके से क्रॉस कर जाता है बायोस्फीयर इंटीग्रिटी को, तो कहीं ना कहीं हाई रिस्क ऑफ इको सिस्टम यहाँ पर कोलैप्स आपको देखने को मिलेगा, फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगी, वाटर क्राइसिस आएगा, और एक्सट्रीम जो वेदर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा जो है प्रभावित करेगा। यानी इन सब की कारण कहीं ना कहीं इन सब की वजह से हाई रिस्क आएगा, इको सिस्टम का कोलैप्स देखने को मिलेगा,
और एक फूड शॉर्टेज यानी खाद्य जो चीज़ें हैं उनकी शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा आएगी। वाटर क्राइसिस आएगा, हो सकता है बाढ़ जैसी स्थिति आपको देखने को मिले। इसके साथ आपको पानी का जो संकट भी देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अर्थ का नेचुरल जो सेल्फ प्रोटेक्शन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वीक होता हुआ नज़र आ रहा है। और हार्मिंग जो फार्मिंग की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा जो है हार्म हो रहा है, इससे सबसे ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में जा रहा है। और क्लीन वाटर क्लाइमेट जो स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूज होते हुए नज़र आ रही है। तो इससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं जो इंसानी गतिविधियों के कारण जो है अर्थ को उठानी पड़ रही हैं और अर्थ अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रही है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम जो ज़मीन है जिसका हम फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं, उसे कहने की हमें फॉरेस्ट और ग्रासलैंड और वेटलैंड्स के रूप में जो है प्रोटेक्ट करना चाहिए। और इसके साथ सस्टेनेबल जो फार्मिंग है, क्रॉप रोटेशन और इसके साथ नेचुरल मेथड विद फ्यूअर फर्टिलाइजर्स के साथ हमें यूज़ करनी चाहिए। यानी सस्टेनेबल जो फार्मिंग है उसे हमें यूज़ करना चाहिए, जिस तरीके से जो केमिकल जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें यूज़ करने की बजाय हमें जो एक गोबर खाद है और इस तरीके की फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा नेचुरली मेथड्स हैं जो फार्मिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं और उसे स्टेबलाइज रखते हैं। इसके साथ यहाँ पर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो। हमें पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए पूरी तरीके से। इसके साथ हमें ग्लोबल फ्रेंडली जो है काम करना चाहिए। और CO2 प्रोटेक्टिंग नेचर इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड क्लाइमेट पॉलिसीज। यानी क्लाइमेट पॉलिसीज और उसके साथ इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं उनके साथ मिलकर के हमें जो है पूरी तरीके से काम करना चाहिए हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रासलैंड, वेटलैंड और फॉरेस्ट हो, इन सभी को प्रोटेक्ट करना हो, या इसके साथ हमें नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज़ करना हो, या फिर वाटर या एयर या सॉइल पॉल्यूशन को कम करना हो, या फिर हमें ग्लोबल लेवल पर इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं या फिर क्लाइमेट जो पॉलिसीज़ हैं उनके साथ मिलकर के काम करना हो। इन सभी क्षेत्रों में हमें पूरी तरीके से मिलकर के काम करना होगा ताकि ये जो कंडीशन है जो अभी हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा स्टडी के बाद जो रिवील की गई है इसे हम कम कर सकें। और इसके साथ ये जो कंडीशन है जो ग्लोबल लेवल पर 60% तक जो है वेटलैंड सेफ जोन से बाहर जा चुकी है, जो धरती है वो सेफ जोन से बाहर जा चुकी है और वैज्ञानिकों के द्वारा हमें यहाँ पर वार्न किया जा रहा है इस सब को लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और अपने हितों को कहीं ना कहीं जो है भूल करके धरती के हितों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यदि खबर जिसको आज के इस वीडियो में हमने समझा, ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।